लाइब्रेरी के 5 रूल्स के बारे में मैं बताऊंगी, जो कि किसी भी रीडर के लिए, उसके साथ साथ उस लाइब्रेरी के स्टाफ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। रीडर्स को एक बार नहीं भी पता होता है, यूजर्स, रीडर्स, पेट्रॉन्स, किसी को मतलब उन्हें नहीं भी पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये स्टाफ को ज़रूर पता होना चाहिए इन रूल्स के बारे में। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन ओके तो हम स्टार्ट करते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पहला रूल होता है बुक्स आर फॉर यूज़। सेकेंड है एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। एंड फिफ्थ है द लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ के बारे में। तो यहाँ फर्स्ट लॉ के बारे में जानने के लिए आपको देखना होगा फर्स्ट लॉ है क्या। बुक्स आर फॉर यूज़, मतलब बुक्स यूज़ के लिए। किसी भी लाइब्रेरी का जो भी कलेक्शन होता है वो पूरा कलेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि वो यूज़ में आ सके। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो भी लाइब्रेरी का कलेक्शन कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी कलेक्शन कर रहे हैं, या लाइब्रेरी का जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं या फर्नीचर इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसमें जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ में आनी चाहिए, सेम एज़ बुक्स के लिए। तो ये रूल, पहला रूल है बुक्स के लिए कि बुक्स आर यूज़। आज के समय में सिर्फ बुक तक ही लिमिटेड नहीं है। आज के समय में यहाँ पर बुक्स का मतलब, लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ बुक्स को स्टोर करना ही नहीं है। बुक्स के अलावा बहुत कुछ यूज़ किया जाता है। इसमें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। आप इन्फॉर्मेशन हर तरह की इसमें पाते हैं। तो इसमें इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन की बात करें तो आपको डिजिटल फॉर्म में या ऑटोमेशन फॉर्म में, मतलब सीडी में या किसी भी तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है वो सारी कलेक्ट होती है। तो वो सारी कलेक्ट करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका यूज़ भी होना चाहिए। तो ऐसी पहली चीज़ इसके लिए है, इसमें इम्प्लीकेशंस हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी में, जो लाइब्रेरी का हम मान लीजिए लाइब्रेरी बना दी, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लाइब्रेरी की लोकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि यूज़र्स बहुत आसानी से वहाँ आ सकें, और जो भी यूज़र वहाँ पे आएँ तो वो आसानी से उसको पढ़ सकें। उसके बाद लाइब्रेरी के आवर्स, आप 2 घंटे 3 घंटे ऐसे किसी भी टाइम पे खोलिए, पूरे 24 घंटे के लिए लाइब्रेरी को ओपन करिए। लेकिन ज़रूरी क्या होता है कि लाइब्रेरी का जब हम ओपन करते हैं तो हम ये दिमाग में बैठा के चलते हैं कि लाइब्रेरी के जो यूज़र है, जिस प्रकार का यूज़र है, क्योंकि लाइब्रेरी तो कई प्रकार की होती है, एकेडमिक होती है, स्पेशल होती है, पब्लिक होती है। तो हम ये देख करके लाइब्रेरी में जब भी हम कलेक्शन नहीं, मतलब आवर की बात करते हैं, तो हम इस तरह से आवर्स को रखते हैं ताकि लाइब्रेरी का जो यूज़र्स है उसके हिसाब से सुटेबल हो। ये नहीं कि मतलब लाइब्रेरी अगर एकेडमिक है तो इस तरीके की होनी चाहिए कि कॉलेज स्टूडेंट भी उसको यूज़ कर सके और स्कूल के बच्चे भी उसको यूज़ कर सके, सभी के लिए स्पेशल होनी चाहिए। पब्लिक लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए कि संडे को भी ओपन हो सके। अगर हमने संडे को ओपन किया तो वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर लीव लेना चाहें तो किसी ऐसे दिन लीव लें जिससे किसी भी रीडर को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके काम में आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी लाइब्रेरी की बुक्स हैं, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मटेरियल है, वो यूज़ में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी आपकी लाइब्रेरी में जो भी रीडर आता है तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी रीडर वापस नहीं जाए खाली हाथ। उसको उसकी बुक या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो फुलफिल रिक्वायरमेंट करने के लिए क्या है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू रीड, यानी सभी को पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए और सभी को एजुकेशन का, शिक्षा का पूरा हक होना चाहिए। सभी पढ़ सकते हैं, किसी को भी ना लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी रीडर आपके पास आता है लाइब्रेरी में तो आप उसको किसी भी तरीके का, मतलब अब वो अलग चीज़ होगी कि एकेडमिक लाइब्रेरी है और या पब्लिक लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी, तो उसके हिसाब से उसमें रीडर्स तो लिमिटेड होते हैं, उसमें पता होता है कि उसमें कौन से आएंगे। लेकिन अदरवाइज उसमें जो सुटेबल हैं, जिनके लिए लाइब्रेरी है, अगर उनमें भी भेदभाव किया जाए तो ये गलत है। तो इस चीज़ पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। देन सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप, अगर ब्लाइंड है या हैंडीकैप है, किसी को सुनने में कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई भी अगर दिव्यांग होते हैं तो उनके लिए भी लाइब्रेरी में पूरी सुविधा होनी चाहिए। तभी जो लाइब्रेरी का यूज़र है, यानी एवरी रीडर हिज हर बुक, तब भी मिल पाएगी सभी को जब सभी के लिए मटेरियल हम लाइब्रेरी में उपलब्ध होगा। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, सामने वाले की इन्फॉर्मेशन की नीड भी किसी प्रकार की हो सकती है। तो इस तरह से अरेंज करना चाहिए कि रीडर कभी भी खाली हाथ ना जाए, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके, और यूज़र्स का सेटिस्फेक्शन ही बहुत ज़रूरी होता है। सेलेक्शन ऑफ बुक में हम देखते हैं कि किस तरीके की बुक्स को सेलेक्ट करना चाहिए ताकि रीडर जब आता है तो हम किसी भी टॉपिक पे सिर्फ एक ही बुक रखते हैं लाइब्रेरी में, और हम जानते हैं कि रीडर जो आ रहे हैं वो कई तरह की रिक्वायरमेंट है उनकी। तो ऐसा करना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड कई बुक्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि, या अगर डिमांड एक बुक की ज़्यादा है तो इस तरीके से हम उसको बुक्स को लें कि हम एक साथ कई बुक्स ले लें, ताकि आने वाले रीडर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे बताएंगे, जैसे लाइब्रेरी लोन वगैरह है, तो मैं उसको अलग वीडियो में बता दूंगी आपको। देन हम आते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ कहता है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी एवरी बुक इट्स रीडर मीन सभी बुक्स को उसका रीडर मिलना चाहिए। अब सभी बुक्स को रीडर कैसे मिलेगा? सभी बुक्स को रीडर तो तभी मिलेगा
जब ओपन एक्सेस होगा, क्योंकि एक्चुअली ओपन एक्सेस में होता क्या है, लाइब्रेरी में जो भी रैक्स होती हैं वहाँ तक पाठक की पहुँच, यानी रीडर्स जो पैट्रॉन्स आप कुछ भी कह सकते हैं, तो उनकी पहुँच की हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि मैं इसको हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट लाइब्रेरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इंग्लिश में मटेरियल तो मिल जाता है, चीज़ें उनके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो एक्चुअली क्लियर नहीं हो पाते। सिर्फ रटने से लाइब्रेरी में आप कुछ भी नहीं कर सकते, रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझना, और प्रैक्टिकली समझने के मुझे लगता है कि मदर टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इस चीज़ को हिंदी में इसीलिए डिस्कस किया है ताकि लोगों को ये चीज़ें समझ में आए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर। तो उसमें मैंने बताया आपको ओपन एक्सेस। तो ओपन एक्सेस मतलब जो रैक्स होती हैं लाइब्रेरी की वहाँ तक पाठक की पहुँच, इसमें रिस्क होता है, बट एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी रीडर को किसी एक टॉपिक के बारे में पता है और उससे रिलेटेड और बुक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड 5 बुक है और वो आया आपके पास, उसने आपसे कोई एक बुक मांगी, और अगर वो रैक्स के पास ज़्यादा है, वहाँ पर उसको उससे रिलेटेड 5 बुक में, तो वो कोई ना कोई तो ले लेगा, कई है ना, तो वो कोई ना कोई तो ले ही लेगा, उसको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ आप तक वो आएगा तो आपसे वो जितना बोलेगा आप उसको उतना ही दे पाएंगे। अगर उसकी पहुंच रैक तक होगी तो उसकी सुटेबल इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि सारी बुक्स अलग अलग होनी चाहिए, और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ये लॉ लाइब्रेरी के जो यूज़र्स हैं उनके साथ साथ स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको जैसे कि समझ में आ ही रहा होगा कि सेल्फ अरेंजमेंट से मतलब होता है कि जो सेल्फ्स होती हैं, जो रैक्स होती हैं, उनमें जब हम बुक्स को अरेंज करते हैं तो इस तरीके से अरेंज करना चाहिए कि जब भी हमारा रीडर आए तो रीडर को कभी भी गुमराह ना होना पड़े। रीडर के लिए बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने बुक्स को रखने के लिए 2 लैंग्वेज में डिवाइड कर दिया, बुक्स हिंदी में और इंग्लिश में, और गलती से इंग्लिश की बुक हिंदी में रख दी गई है, तो जो इंग्लिश का यूज़र आएगा वो इंग्लिश के ही सेक्शन में चेक करेगा, ना कि हिंदी के सेक्शन में इंग्लिश की बुक चेक करेगा। तो आपकी वो बुक जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है लेकिन फिर भी वो रीडर तक नहीं पहुँच पाएगी, और उस बुक को उसका रीडर नहीं मिल पाएगा। लास्ट है आपका क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग वैसे भी आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं अलग से इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो पे डिस्कशन कर दूंगी। तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉग है तो बहुत ही मतलब एक सोल कह सकते हैं आपको, कि आप एक आत्मा की तरह है, इसको समझे बिना तो लाइब्रेरी के बारे में समझना ही मुश्किल है, क्योंकि अरेंजमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की अगर बात करें तो इस तरह से क्लासीफाई करना चाहिए बुक्स को कि जब हम उसका डिस्प्ले करते हैं, यानी अगर हमने गलती से उसका गलत कैटलॉग बना दिया या गलत जगह पे उसकी हमने कैटलॉगिंग के क्लासिफिकेशन के समय उसको गलत नंबर दे दिया और वो गलत जगह चले गए। मान लीजिए साइंस की बुक गलती से हमने उसको 001, यानी हमने उसको जस्ट कॉमनली कंप्यूटर सेक्शन में डाल दी, या फिर मान लीजिए हमने कोई रिलीजियस की बुक थी उसको 300 में डाल दी, हमने टॉपिक टाइटल को नहीं सही से समझा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी रिलीजियस का आएगा स्टूडेंट तो वो उस बुक को रिलीजन बुक्स में ही ढूंढेगा, ना कि वो सोशल साइंस में ढूंढने जाएगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन और कैटलॉग को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि यूज़र फ्रेंडली हो जाए। तो इस तरीके से आपकी लाइब्रेरी की वो सारी बुक्स को उनका पर्टिकुलर रीडर मिल सकता है, वरना वो बुक्स पड़ी रहेंगी, किसी को नहीं पता आपने रैक में कहाँ रखी, किधर रखी, कोई भी ऐसे नहीं जान पाता। और स्पेशली जब हम इस तरीके से रखते हैं तो स्टाफ को भी जब वेरिफिकेशन वगैरह करना होता है तो उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है। उसके बाद हम बात डिस्कस करते हैं अपने फोर्थ टॉपिक के बारे में। फोर्थ टॉपिक क्या कहता है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर की बात करें तो इसमें क्या है कि किसी भी रीडर को जो भी आपकी लाइब्रेरी में आ रहा है उसके पास फालतू का टाइम तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट लाइफ में जो स्टूडेंट डजेंट मैटर, स्टूडेंट ही है, कोई भी होगा, रीडर अगर आ रहा है आपके पास लाइब्रेरी तक आ रहा है तो जरूरी है कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए होगी, वो टाइम पास करने नहीं आ रहा। और आपका ये कर्तव्य बनता है कि उसके समय को बर्बाद ना होने दिया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने सपोर्ट किया है तो वो किया हुआ है ऑटोमेशन ने। लाइब्रेरी के ऑटोमेशन ने या डिजिटलाइजेशन है या वर्चुअल लाइब्रेरीज का जो कॉन्सेप्ट है उसने लाइब्रेरी के यूज़र्स के समय को बहुत अच्छे से बचाया है। अगर लाइब्रेरी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑटोमेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से यूज़र्स को दी जा सकती हैं, इससे टाइम भी बचता है। लाइक ओपैक वगैरह है, तो ओपैक सिस्टम है, तो ओपैक है या आरएफआईडी है, आरएफआईडी, तो उसके थ्रू ना मतलब जो भी लाइब्रेरी का मटेरियल था, बुक्स वगैरह इशू रिटर्न में जो टाइम लगता था उसको बहुत कम कर दिया गया है। तो जैसे आप आरएफआईडी है या ओपैक सिस्टम है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें लाइब्रेरी में अगर हैं तो वैसे तो हर जगह ये नहीं अवेलेबल है करंट टाइम पे, बट आने वाले समय में ये हर लाइब्रेरी में होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि लाइब्रेरी में ऑटोमेशन से लोगों का टाइम बचेगा, और टाइम ही तो बचाना है हमें। एंड दूसरा है हमारा क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट, सेम क्लासिफाइड अरेंजमेंट, सॉरी क्लासिफाइड अरेंजमेंट सेम है जैसे मैंने आपको बताया कि समय की बर्बादी ना हो। बुक्स कहीं आपने गलती से कहीं रख दी, या आपने नहीं, आप मतलब लाइब्रेरी स्टाफ तो ऑब्वियसली नहीं रखेगा,
रीडर आए और ओपन एक्सेस से उन्होंने कोई बुक को देखा और उन्होंने गलती से कहीं और किसी और रैक में उन्होंने रख दी, तो फिर दिक्कत क्या होती है कि वो बुक आप रेक्टिफिकेशन के द्वारा उस बुक को सही टाइम पे सही जगह रख दें, ताकि उस जब कोई भी यूज़र आपको आपके पास आता है या कोई रैक तक जाता है तो उसके समय को बचाया जा सके। और उसके समय को हम इसी तरह से बचा सकते हैं कि हम उसको सही से अरेंज करें। तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर, क्योंकि रीडर का समय बहुत कीमती है। उसके बाद हमारा है फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ एक्चुअली क्या कहता है? द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। और ये वाकई में बहुत ज़रूरी भी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, और कलेक्शन होता है दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन रोज़ की रोज़ बढ़ रही है। डेटा जो भी है वो रोज़ जनरेट हो रहा है, तो उस डेटे का जो कलेक्शन होगा, उस डेटा का जो कलेक्शन होगा वो डेली हमें करना पड़ेगा। डेली करने का मतलब है कि लाइब्रेरी में रोज़ नया डाटा आएगा, उसके लिए हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ भी होगी लाइब्रेरी की। इसको ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी का जब भी स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है तो एक स्पेस रखा जाता है, ताकि यूज़र्स को स्टाफ को कल को लाइब्रेरी में अगर मटेरियल को पढ़ाना हो तो उसमें सुविधा हो। तो इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही फिफ्थ लॉ को जनरेट किया गया है कि सिर्फ मटेरियल ही नहीं पढ़ेगा। आज से अगर हम हिस्ट्री में देखें तो उस बुक्स को सिर्फ कलेक्ट किया जाता था, तो बुक को सिर्फ रैक की लाइब्रेरी को एक रैक की ज़रूरत थी कि बुक्स को सिर्फ रख दिया जाए। फिर धीरे धीरे ये यूज़र फ्रेंडली हो गई, रीडर्स की डिमांड हो गई, तो रीडर्स जब आने लगे तो वहाँ पे चेयर भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, सारी चीज़ें में। फिर इशू रिटर्न काउंटर भी चाहिए, क्योंकि जब हमने उसको आदान प्रदान की प्रक्रिया चालू हो गई, तो ऐसे करते हुए आज के समय में काफ़ी डेवलप हो चुके हैं और आने वाले समय में भी डेवलप होंगे। तो उन डेवलपमेंट्स को हमको ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी को अरेंज करना चाहिए। और इसीलिए पहले ही डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा जो 5 लॉ दिए गए हैं वो बहुत ही दूरदृष्टि को रखते हुए बनाए गए। तो ऑब्वियसली फादर ऑफ लाइब्रेरी, उन्होंने ज़रूर बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझा था कि आने वाले समय में ऐसे ही नहीं रहेगा, ग्रोथ तो होनी है। तो उस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये 5 लॉज दिए, और ये 5 लॉज ही हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से लाइब्रेरी को अरेंज करना है। ओके, तो फिर से मैं एक बार आपको रिविजन कराती हूँ। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। बुक आर फॉर यूज़, पहला है बुक्स आर फॉर यूज़। दूसरा है एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ रीडर, एंड द लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये 5 लॉज जनरेट किसने किए हैं ये आपको पता होगा, या नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा। फादर ऑफ लाइब्रेरी डॉक्टर S.R. रंगनाथन। और मैं स्पेलिंग थोड़ा क्लियर नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, मैं रंगनाथन के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगी। एक्चुअली इन्होंने काफ़ी चीज़ें लाइब्रेरी में की हुई हैं, तो सिर्फ यहाँ पर बताने से तो उनका कंप्लीट नहीं होने वाला टॉपिक, तो मैं उनको पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगी आगे वीडियोज़ में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको समझ में आई है, और आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। और जो भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इनको पहुंचाइए, ताकि उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ये एक छोटी सी कोशिश है जो मैं कर रही हूँ, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। और ज़्यादातर लोगों को एक्चुअली इंग्लिश में तो सब कुछ मिल जाता है, बट हिंदी में मटेरियल लाइब्रेरी से रिलेटेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उस चीज़ों को अगर हिंदी में कोई डिस्कस कर दे तो बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं उसको हिंदी में ही आपको सोच रही हूँ कि अच्छे से बता दूँ, तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा अपना चैनल एक्चुअली स्टार्ट किया है। तो अब मुझे आपकी सपोर्ट की वैसे भी बहुत ज़रूरत है, ताकि लोगों तक इस चीज़ों को बताया जा सके। तो बस आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो बस शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक को आपको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको लगता है कोई भी इम्प्लीकेशंस की ज़रूरत है मुझे, अगर इस तरीके से अगर पढ़ाने में, मैं जो भी मेरा तरीका, अगर कोई भी चीज़ आपको गलत लगती है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।